8 जुलाई से बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त स्कूलों में सारे अध्यापक अपनी उपस्थिति डिजिटली दर्ज कराएंगे। ये आदेश जारी किया था बेसिक शिक्षा विभाग ने, और 8 दिन के भीतर उस आदेश को स्थगित करना पड़ा शासन को, सरकार को। प्रदेश भर के 6 लाख से ज्यादा अध्यापक जो इससे प्रभावित थे, उन लोगों ने इसके विरोध में लामबंदी की, अपना स्वर बुलंद किया। शिक्षकों की अपनी समस्याएं, अपने तर्क हैं। ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में नहीं शिक्षक, बस उनका कहना यह है कि पहले हमारी समस्याओं को सुन लीजिए, उनका समाधान कर दीजिए, उनका निस्तारण हो जाए, उसके बाद ऑनलाइन हाजिरी हो जाए। शुरुआत के दिनों में शासन अड़ गया। 8 और 9 को जब पूरे प्रदेश भर में किसी भी अध्यापक ने हाजिरी लगाने से अपने को दूर रखा, तो शासन की ओर से ऐसे संदेश आए कि कड़ाई से निपटेंगे, सख्ती से निपटेंगे, इनकी तनख्वाह रोक लीजिए। लेकिन अध्यापकों की एकता टूटी नहीं, कांपी नहीं, हिली नहीं। तो उसका नतीजा यह हुआ कि आज दोपहर होते होते यह आदेश स्थगन में चला गया, स्थगित हो गया। लोकतंत्र में अड़ना ठीक नहीं। जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की सरकार, जनता का शासन, यही तो लोकतंत्र की व्याख्या है। 6 लाख लोग जिस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं, उस फैसले को करने से पहले इन 6 लाख लोगों के प्रतिनिधियों से बातचीत क्यों नहीं हुई? होना चाहिए लोकतंत्र में। और अगर बातचीत हो गई होती तो यह फैसला नहीं आता, और अगर फैसला आता तो इससे पहले अध्यापकों की समस्याओं का निस्तारण हो गया होता। पता नहीं कैसे कैसे नौकरशाह और कैसी कैसी सलाहें, सरकार को भी अधर में फंसा दिया नौकरशाहों ने। भाई कुछ लोगों ने तो सलाह दी ही होगी कि नहीं सब डिजिटल हो जाएगा, डोंट वरी। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों हजारों स्कूल टापू बन गए बरसात में, वहां आना जाना संभव नहीं। कांवड़ यात्रा में भी अध्यापक की ड्यूटी लग रही। 27 से ज्यादा गैर शैक्षणिक कामों में उसकी ड्यूटी यथावत जारी है। ये सारी समस्याएं जब आज समझ में आई तो पहले क्यों नहीं आ सकते थे? लेकिन खैर, जब जागो तब सवेरा। मुख्य सचिव ने आज हस्तक्षेप किया, अध्यापकों के प्रतिनिधियों से मिले, और ये तय हुआ कि भाई एक कमेटी बने, जिसमें जो कमेटी अध्यापकों की जो भी ग्रीवांसेज हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनकी पीड़ा है, उसको सुनेगी, उसके निस्तारण के लिए उपाय करेगी। अच्छा निर्णय है मेरी दृष्टि में। लेकिन मैं एक बात और भी कहूंगा, कुछ वर्ष पहले ऐसे ही अध्यापकों की सारी समस्याओं के निस्तारण के लिए एक उच्च स्तरीय समिति और भी बनी थी। उस समिति का ही पता नहीं लगा वो कहां गई, विलुप्त हो गई। ना आकाश में मिल रही है, ना जमीन धरती पर, ना पाताल में, विलुप्त हो गई समिति। वो भी बड़ी भारी भरकम समिति थी। एक समिति शिक्षा मित्रों के लिए बनी थी, उसको भी 5-6 साल हो गए, वो समिति भी विलुप्त हो गई। दिनेश शर्मा जी उसके अध्यक्ष थे। मैं उम्मीद करूंगा कि ऐसा नहीं हो, इस समिति का, इस प्रस्तावित समिति का भाग्य ऐसा नहीं हो। यह प्रस्तावित समिति सौभाग्यशाली हो और उत्तर प्रदेश के 6 लाख से अधिक अध्यापकों के जीवन में खुशहाली लाने का रास्ता माध्यम बने। ये समिति उनकी जो जेन्युइन समस्याएं हैं कि अध्यापक सिर्फ अध्यापन करें, एक दूसरा, अध्यापक को भी, सरकारी अध्यापक को भी राज्यकर्मी के समान सुविधाएं मिले, भत्ते मिले, उनके अवकाश की भी वैसी व्यवस्था हो जैसे राज्य कर्मचारी की है।
तो इसमें कोई ऐसी मांग नहीं कि अटपटी मांग है, या किसी ऐसा भी नहीं कि कोई चांद तारा मांग रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि दोबारा से डिजिटल अटेंडेंस की ओर लौटने से पहले शासन अध्यापकों की इन समस्याओं का निस्तारण जरूर करेगा, क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी देखिए तो 6 लाख अध्यापकों का विरोध किसी भी सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर बहुत भारी साबित होता है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की है, इस पूरे घटनाक्रम पर उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि आज जो स्थगन हुआ वो कैसे हुआ, बैठक में क्या हुआ और अब आगे का रास्ता क्या डिजिटल अटेंडेंस ठन्डे बस्ते में डाल दी गई या 2 महीने बाद फिर उसकी कोई रूपरेखा बनेगी, और अध्यापकों की उन मांगों का क्या होगा जो इस पूरे आंदोलन में सबसे ज्यादा मुखर रही। पहले रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर बीते 1 सप्ताह से चल रहा शिक्षक बनाम सरकार वाला संग्राम कई दिनों की महाभारत के बाद मंगलवार को उस मोड़ पर आ पहुंचा जब सरकार ने इस आदेश को स्थगित करने का फैसला किया। इस फैसले पर फिलहाल 2 महीने के लिए रोक लगाई गई है। शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक कमेटी के गठन की बात कही गई है। ये जो सरकार ने आज ऑनलाइन अटेंडेंस को स्थगित किया है, ठीक है, स्वागत योग्य है और शिक्षकों की एकता का ये प्रदर्शन का कारण है, लेकिन हम इसको स्थगित करने के बजाय इसको रद्द करने की मांग करते हैं। और मेन चीज़ जो शिक्षकों के, अनुदेशकों की, शिक्षा मित्रों की जो मौलिक समस्याएं हैं उसका समाधान होना चाहिए। सिर्फ इतना बड़ा 6 लाख शिक्षक सड़कों पर पिछले काफ़ी दिनों से इसलिए नहीं था कि वो स्थगन हो जाए। दरअसल सूबे के बेसिक शिक्षा विभाग ने बीते 8 जुलाई से शिक्षकों के लिए डिजिटल हाजिरी का आदेश जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ करीब 6 लाख शिक्षकों ने हल्ला बोल कर दिया। सरकार, शिक्षा विभाग की तमाम कोशिश और कवायद के बाद भी शिक्षक अपनी बात पर अड़े रहे। इन हालातों में मुख्य सचिव मनोज कुमार ने शिक्षकों के प्रतिनिधियों से मिलकर इस पर रोक लगाने का आदेश दे दिया। ऑनलाइन अटेंडेंस का ना तो विरोध था, ना इसके स्थगन की मांग थी। हमारी प्रमुख रूप से 4 मांगे थी जिनको शासन पूर्ण कर दे। तदोपरांत हम सभी लोग सहयोग करने को प्रस्तुत है। हमारी पहली मांग है 31 EL जो सबको मिलती है हमको दे दी जाए। हमें 15 हाफ डे लीव प्रदान कर दिया जाए। हमें कैशलेस चिकित्सा सुविधा बिना प्रीमियम के दे दिया जाए और इसके साथ में इस डिजिटल हाजिरी के लिए एक विस्तृत नियमावली बना दिया जाए। इसके उपरांत हम समस्त शिक्षक शासन का सहयोग करेंगे। अभी जो आदेश स्थगन का आया है उसका मैं अपने विभाग को और अपने प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये स्थगन आदेश उन्होंने दिया है, लेकिन जब तक हमारी मूलभूत सुविधाएं ऑनलाइन अटेंडेंस को देने के लिए जो हमें पूरा परिवेश चाहिए, जो हमें सुविधाएं चाहिए, विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं चाहिए, वो नहीं मिल जाती। जैसे कि हमें उपार्जित अवकाश चाहिए, जैसे कि हमें 15 CL चाहिए, जैसे कि हमें अन्य कार्य करने के लिए जो हमें प्रतिकर अवकाश मिलता है, जो देगी नहीं है हमारे को, वो चाहिए। तो ये कुछ सुविधाएं हैं, ये हमें जब तक नहीं मिल जाती हमारा ये विरोध प्रदर्शन ये जारी रहेगा। सरकार के इस कदम को उपचुनाव और विपक्ष के उस दांव से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें एक के बाद एक कई विपक्षी नेता शिक्षकों के समर्थन में उतरते दिखे हैं। अखिलेश यादव पहले ही सरकार को शिक्षक विरोधी घोषित कर चुके हैं, तो इसी कड़ी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी कूद गई। मायावती ने भी इसे जल्दबाजी में थोपा हुआ आदेश बता दिया। वहीं अखिलेश यादव ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा और तो और खुद बीजेपी के बरेली वाले सांसद छत्रपाल गंगवार ने पत्र लिखकर एक बार फिर विचार करने को कहा। देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी जब से चुनाव में करारी शिकस्त मिली है तब से वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जनता की सुनने लगी और विपक्ष के दबाव में आने लगी है। हमने पहले ही कहा था कि शिक्षकों को पंचिंग, डिजिटल पंचिंग करने से पहले मुख्यमंत्री ऑफिस में, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में, BSA ऑफिस में, DIS ऑफिस में, सभी जगह पर पंचिंग कराई जाए
ताकि पंचिंग की व्यवहारिक समस्याओं से अवगत हो सके अधिकारीगण, और उसके बाद शिक्षकों की पंचिंग कराई जाए। लेकिन शिक्षकों के ऊपर यह तुगलकी फरमान था, और इस तुगलकी फरमान को सरकार जनता के दबाव में, शिक्षकों के दबाव में और विपक्ष के दबाव में वापस लेने के लिए मजबूर हुई है, क्योंकि अब उन्हें जनता के फैसलों से डर लगने लगा है। बहरहाल यूपी में उपचुनाव से पहले शिक्षा विभाग के इस आदेश ने सरकार को बड़ा तनाव दे दिया था। वहीं तनाव की तासीर में विपक्षी नेताओं के दांव ने और तपिश बढ़ा दी। मामला करीब 6 लाख शिक्षकों से जुड़ा होने के चलते सरकार भी जिद पर नहीं टिक पाई। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर सरकार की साख खराब करने के लिए ऐसा आदेश जारी ही क्यों हुआ। सवाल तो ये भी है कि अब तो लग गई रोक, फिलहाल तो नहीं मचेगा बवाल। आखिर इस आदेश को लागू करने से पहले शिक्षकों से बात क्यों नहीं की गई? पता नहीं कैसी ऐसी अद्भुत सलाहें कौन नौकरशाह हैं जो सत्ता को देते हैं, जिसके बाद में सत्ता संकट में फंस जाए, पशोपेश में फंस जाए और अंततः फिर उसको जन दबाव के आगे अपने कदम पीछे खींचने पड़े। ऐसे नौकरशाहों का भी चिन्हित किया जाना चाहिए। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। ओपी सिंह साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ओपी सिंह साहब का स्वागत है। विजय राठी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विजय जी का स्वागत है। डॉक्टर दिनेश शर्मा हैं, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ जी, दिनेश जी का बहुत बहुत स्वागत है। सुलोचना मौर्य जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष महिला शिक्षक संघ, सुलोचना जी का बहुत बहुत स्वागत। दिनेश जी और सुलोचना जी दोनों आज मुख्य सचिव की बैठक में मौजूद थे। दिनेश जी, पहले आपसे, सुलोचना जी से जरा मैं ये समझ लूं कि बैठक में हुआ क्या। मैंने उसके वो विजुअल्स देखे थे जिसमें आप लोग प्रमुखता से दिख रहे थे। क्या रहा बैठक में और क्या 2 महीने स्थगित रहेगी, 2 महीने में के लिए कमेटी बनेगी, कमेटी क्या करेगी? क्योंकि हमको बताया गया कि ऐसी ही एक बहुत ज़्यादा हाई पावर्ड कमेटी 2-4 साल पहले भी बनी थी, वो भी बहुत ज़्यादा पावर उसमें आ गई थी, फिर वो गायब हो गई, पता ही नहीं लगा। जैसे गैस का गुब्बारा नहीं छूट जाए हाथ से फिर उड़ जाता। वो शिक्षक ही हमको भेज रहे कि भाई साहब ये भी पूछ लेना वो कमेटी कहाँ है। एक कमेटी दिनेश जी के अध्यक्षता में बनी, दिनेश शर्मा जब डिप्टी सीएम थे। डिप्टी सीएम दोनों नए हो गए तो कमेटी पता नहीं कहाँ चली गई। तो क्या होगा एग्जैक्ट दिनेश जी? राम, पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जब से ये इशू आया तब से आपने जिस प्रकार से शिक्षकों के साथ खड़े होकर के शिक्षकों की जो वास्तविक स्थिति थी उसको सरकार की और जनता की विशेष तौर से आपने जिस प्रकार से हमारा साथ दिया उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। और दूसरा ये है कि चूंकि आंदोलनरत है, प्रत्येक शिक्षक इस पे आंदोलनरत था, राजनीतिक दलों का भी हमारे लिए समर्थन मिला है। मैं उन सबका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, चाहे वो उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के। कल महानिदेशक बेसिक शिक्षा ने वार्ता हम लोगों से की थी, उस वार्ता में कोई परिणाम सामने नहीं था। लेकिन आज जब मुख्य सचिव साहब ने बुलाया, हम गए थे, तो जो पूरे प्रदेश की तस्वीर है मैंने उनको अवगत कराया कि इस प्रदेश के अधिकारी जो बिल्कुल अपने कैंपस में, कार्यालय में रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, उनको सरकारी वाहन उपलब्ध है, उनको वर्ष में 31 EL उपलब्ध है, उनको सेकंड सैटरडे मिलता है, 5 डे इन वीक है, तमाम सुविधाएं उनके पास हैं, उन पर यह व्यवस्था लागू नहीं। और प्रदेश का शिक्षक जो 50, 60, 70, 100 किलोमीटर प्रतिदिन अपने निजी वाहन से उन विद्यालयों में जाता है जिन विद्यालयों में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालय हैं जहां सड़क नहीं है, और सड़क है तो 50% से अधिक विद्यालय ऐसे हैं जहां कोई भी सार्वजनिक वाहन सरकार द्वारा दिया हुआ नहीं है। शिक्षक अगर जाता है तो केवल अपने साधन से जाता है। लखनऊ से रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी, हरदोई जाने वाले शिक्षिकाएं 8-10 के समूह में वैन हायर किए हुए प्राइवेट में 8 या 10 मिलकर के उस वाहन से जा रहे हैं। अब स्वाभाविक है कि एक रूट पर अगर 10 विद्यालय हैं तो जो विद्यालय पहले पढ़ेगा उसमें और जो अंत में विद्यालय पढ़ेगा उसमें पहुंचने वाले के बीच अंतर होगा। आपने फरमान जारी कर दिया, आपने वाहन का नहीं पूछा, ये व्यवस्था कहां से आखिर आई? उनको पूरा बताया गया
तो उन्होंने कहा कि आपकी नजर में क्या होना चाहिए। हमने कहा पहले तो समानता की बात है कि जो अवकाश की पद्धति कर्मचारियों के अधिकारियों के लिए वही शिक्षकों पर भी लागू हो। उसमें ईएल भी शामिल है, उसमें सेकंड फैकल्टी भी शामिल है, हाफ सीएल भी शामिल है, उसमें ये सारी चीजें शामिल है। दूसरी बात यह है कि जो चिकित्सा सुविधा मुख्यमंत्री से हमने मांग की 2 साल पहले, उन्होंने कहा कि नहीं भाई शिक्षकों को भी दे दी जाए। लेकिन हमारे यहाँ एक ऐसे कारीगर अधिकारी थे, उन्होंने ऐसी पद्धति लाई निःशुल्क में कि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस शिक्षक ले रहा है, वो सस्ता पड़ रहा है, ये महंगा पड़ रहा है। प्रदेश के कर्मचारी को अगर बीमारी होती है तो सरकारी इलाज कराएगी, सामान्य जनता को अगर बीमारी है तो सरकारी इलाज कराएगी आयुष्मान कार्ड से। लेकिन शिक्षक प्रदेश में एकमात्र प्राणी है जिसको छोड़ दिया गया। इस चीज पर इशू, उन पर वार्ता हुई, उनको उन्होंने रखा कि शिक्षक क्या चाहता है, तो हमने अपना पूरा बताया कि पहली बात तो यह है। ठीक है दिनेश जी एक मैं फिर दोबारा में आऊंगा आपके पास, सिर्फ एक लाइन में बताइए, कमेटी बनेगी, कमेटी में शिक्षक प्रतिनिधि भी रहेंगे या केवल अधिकारी रहेंगे? इसमें अधिकारी रहेंगे, शिक्षक प्रतिनिधि रहेंगे और जो एक्सपर्ट हैं जी इस प्रकार की व्यवस्था के, वो लोग रहेंगे। ठीक ठीक, मैं दोबारा में आता हूं बस। सुलोचना मौर्य जी। जी सर, नमस्कार अमिताभ सर, नमस्कार, TV9 से बहुत बहुत आभार जी। जी सर। जो बैठक हुई आज, आप उससे कितना संतुष्ट, एक विषय, और दूसरा विषय डिजिटल हाजिरी हो नहीं हो, ये मुद्दा छोटा, इससे बड़ा मुद्दा कि जो बुनियादी मांगे हैं अध्यापकों की, है ना, जिसमें मोटी बात अगर मैं वन लाइनर कहूं तो ये समझ में आती है कि राज्य कर्मचारी के समतुल्य ही इसको दे दीजिए दर्जा, बात खत्म हो जाएगी। फिर बाकी ठीक है, फिर जो राज्य कर्मचारी सुविधा पाए वही अध्यापक पाए, तो इसमें सब चीजें आ जाती हैं। आज की बैठक और कमेटी बनाने का प्रस्ताव, कमेटियों का इतिहास बहुत अच्छा उजला नहीं रहा। कमेटियां बनती धूम धड़ाके से हैं, गाजे बाजे के साथ क्या, और गुम चुपचाप अंधेरे में हो जाती हैं बिना किसी शोर शराबे के। सुलोचना मौर्य जी सर, धन्यवाद। और मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ जी, और धन्यवाद भी करना चाहूंगी अपने हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी का, कि जिन्होंने शिक्षकों के शिक्षक हित के बारे में सोचा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अभी आगे जो भी कमेटी गठित की जाएगी उसमें जो भी समस्या होगा उसका समाधान करते हुए इस योजना को कहां तक लागू किया जा सकता है, कहां तक सफलता मिलती है, अभी आगे की जो बैठक होगी उसमें ये निर्णय लिया जाएगा। अभी के लिए फिलहाल स्थगित किया गया है क्योंकि ये समस्या धरातल पर थी, भौगोलिक समस्या थी। डिपार्टमेंट में 60% महिला शिक्षिकाएं भी हैं और महिलाओं की एक अपनी बड़ी समस्या है, महिलाएं हैं, बेटियां हैं। मुख्यालय से, अगर जनपद के मुख्यालय से देखा जाए तो कुछ जनपद ऐसे हैं जहां पर 20, 22, 23 ब्लॉक हैं और मुख्यालय से जो दूरी है वो 50, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर तक है। अब वो जाने में उन्हें बहुत सारे असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। कन्वेंस की भी समस्या है, सबके पास 4 व्हीलर नहीं है। मिडिल लोअर क्लास से भी लोग हैं, कुछ स्कूटी से जाती हैं, कुछ वैन से भी जाती हैं, कुछ जो पब्लिक कन्वेंस है उससे भी जाती हैं। तो पब्लिक कन्वेंस जो है वो कभी भी कहीं भी डिस्टर्ब हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो रेगुलर हो, लेकिन कभी कहीं भी समस्या उसमें आ सकती है। कहीं क्रॉसिंग है, कहीं आप नदी पार करके जा रहे हैं, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। और सबसे मेन जो समस्या है सर वो है तकनीकी समस्या। वहां पर ये ग्रामीण एरिया है, हमारी नियुक्ति ग्रामीण एरिया में होती है, सभी नगर या महानगरों में सबकी नियुक्ति नहीं है। अब ग्रामीण एरिया में हर समय, अब कहीं वोडाफोन है, कहीं एयरटेल है, कहीं जियो का नेटवर्क है, तो हर समय अपडेट तो नहीं हो सकता है एक साथ सुबह जब 7:45 से लेके 8:30 तक अटेंडेंस देने की बात हो रही है, उसमें अगर एक साथ 6,09,000 टीचर्स अगर हम अटेंडेंस देंगे तो सर्वर काम करेगा? कहीं ना कहीं ये समस्या। ठीक है सुलोचना जी, ठीक बात आपने कही, तकनीकी समस्या में आता हूं आपके पास। विजय राठी जी, पहले अखिलेश जी आए इस लड़ाई में अध्यापकों के साथ, फिर आज अखिलेश जी ने दोबारा एक वक्तव्य जारी किया और आज मायावती जी भी आ गई इस लड़ाई में। तो उत्तर प्रदेश की 2 प्रमुख पार्टियां सपा और बसपा इस लड़ाई में आके खड़ी हुई। सरकार ने अब इसको स्थगित कर दिया डिजिटल हाजिरी को और कहा भाई बाकी के लिए कमेटी बना देंगे।
क्या कैसे देखेंगे आप इसको? समाजवादी पार्टी की पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए अमिताभ जी, पहले तो सब लोगों को मेरा नमस्कार। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के पत्रकारिता जगत में जिस तरीके से आपने इस चीज को उठाया है, ये काबिले तारीफ है। मैं आपका हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। धन्यवाद भाई। देखिए सबसे मूलभूत चीज ये है कि आप ये जानिए कि भारतीय जनता पार्टी का तासीर क्या है। ये जो शिक्षक है हमारा, ये दो फ्रंट पे लड़ रहा है आज। एक तो सरकार से तो लड़ ही रहा है, ये जनता से भी इस मामले में लड़ रहा है कि जनता को भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि शिक्षक कुछ नहीं करता, शिक्षक को जो तनख्वाह मिलती है वो फ्री की है। धीरे धीरे इस तरीके से किया जाए, सुविधाओं का अभाव हो, बच्चों का कमाना हो, और धीरे धीरे स्कूल बंद करके ये सब निजी हाथों में सौंप दिया जाए, इन लोगों को नकारा साबित कर दे। ये बीजेपी की सोच है। और इसी सोच का एक उदाहरण ये है कि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो या आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी हो, उनके गुरु आपको आज भी सामने दिख जाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी या मोदी जी के गुरु का तो नाम ही छोड़ दीजिए, कहां इनको किसने पढ़ाया समझ नहीं आएगा, इसलिए गुरु की भाषा समझ नहीं आएगी। एक चीज और अब मैं बता दूं आपको, बेसिक शिक्षा नियमावली में, चूंकि मैं खुद हाई कोर्ट में एक नहीं 3 रिट लगाया हूं इस मामले को लेकर के, बेसिक शिक्षा नियमावली में रूल 8D है जिसमें कहा जाता है कि अगर पति पत्नी सरकारी नौकरी में तो एक जिले में वो होने चाहिए, लेकिन उसको लागू नहीं किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरठ में CDO IAS है, हापुड़ में CDO IAS है, दोनों अगल बगल रहते हैं। अगर DM बनते तो बराबर का जिला मिलता। यहां तक कि स्टेट में अगर कैडर है वो भी शादी के बाद चेंज हो जाता, और सारे राज्य कर्मचारियों का होता है एक ही जिले में अगर पति पत्नी है। लेकिन शिक्षकों के ऊपर ये रूल लागू क्यों नहीं है? दूसरी बात, सिर्फ शिक्षा ही एक ऐसा विभाग है अमिताभ जी जिसका ऑफिस गांव में होता, जिसे गांव में काम करने जाना है अगर वो शहर में भी रहे। ऐसा हिंदुस्तान में कोई विभाग नहीं है जिसका ऑफिस गांव में होता है, सबको शहर आना पड़ता है। ठीक है राठी साहब जी, आते दोबारा में आते दोबारा में। ये बात राठी जी ठीक कह रहे। मुझसे भी कई 100 लोगों ने इस बात के लिए आग्रह किया कि पति पत्नी का जो ट्रांसफर का विवाद है, विषय है, इसको भी आप उठाइए। मुझे याद है जो बात विजय राठी की बड़ी जमीनी बात कही, मुझे याद है LY सुहास गौतम बुद्ध नगर में कलेक्टर थे और उनकी पत्नी गाजियाबाद में SDM थी। 2 किलोमीटर का भी फासला नहीं है, मिला है। लेकिन मास्टर एक बाराबंकी में है, दूसरा बलिया में है, पति बाराबंकी में पत्नी बलिया में। ये तो तरीका ठीक नहीं ना, क्यों हो ऐसा? उनको घर परिवार उनके साथ मानवीय संवेदना नहीं होगी क्या? खैर, OP सिंह जी, मूल प्रश्न ये कि ऐसी अगड़म बगड़म सलाहें कौन देता है, जिस अधिकारी या वर्ग अधिकारियों का जिनको न मौसम का इल्म है न मिजाज का इल्म है। बाजरा के पिटुआ स्वास्थ्य अच्छा हो, हाजमा अच्छा हो, मौसम ठीक हो तो खाए जा सकते हैं क्या? जब शरीर थोड़ा दुबला हो जाए, इम्यूनिटी पावर कम हो जाए, तो बाजरा के पिटुआ को बनाता है नहीं ना। और जो बना रहा समझ लो दुश्मन है फिर आपका। जब खिचड़ी खाने का वक्त था तो बाजरा का पिटुआ खिला रहा है। अभी चुनाव होके निपटा, राम राम कह के चुनाव कटा, जो हुआ तो है ही। 6 लाख अध्यापकों को डिजिटल हाजिरी का आदेश दे दिया और 8 दिन में वो आदेश स्थगित हो गया। ये पंतनगर में और वो कौन सा वो था इलाका लखनऊ वाला, जहां सब मकानों पर बाबू लोग अधिकारी जाके कट्टा बनाए थे, बोले सब गिराएंगे। आज वो सब लोग रोते पीटते आए योगी जी के पास, अब हुआ नहीं, जाओ अब रहो, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन लोग हैं जो आपको बार बार ऐसी मुसीबत में फंसा देते हैं जहां आप कैसी भी कला करो, चेहरा खराब होने होना है? OP सिंह जी, अमिताभ जी, बिल्कुल आपने सही बात कहा। और शिक्षक वर्ग हमारे देश और समाज का आदिकाल से सबसे सम्मानित वर्ग रहा। आपने स्टार्टिंग में एक बहुत अच्छी बात कही कि जिन लोगों ने इस आदेश को लागू किया या लागू करने का प्रयास किया, उन्हें एक बार जरूरी रूप से शिक्षकों से जो अब वार्ता कर रहे हैं, वो वार्ता करके विचार विमर्श करने के बाद ही उठाना चाहिए। ये मैं बात आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूं। ऐसा नहीं है कि शिक्षक संघ की कोई मांग हो, कोई बात हो और सरकार संवेदनशीलता से उस पर विचार न करे।
और अगर ऐसा जो आपने चूक बताई हुआ न होता तो आखिर 8 दिन बाद ये जो शासन में बैठे हुए अधिकारी हैं इनको क्यों इसको स्थगित करना पड़ता, इसको क्यों रोकना पड़ता। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से शिक्षकों की बातें मैं सुन रहा था, उनकी समस्याओं को सुन रहा था। मैं उनके साथ हूं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का हूं, लेकिन शिक्षकों की जो मांग है उससे मैं अपने को भी जोड़ता हूं कि उनकी मांगे जायज है और सरकार को इस पर विचार करनी थी। जो आज राठी जी ताल ठोक रहे हैं या कांग्रेस ताल ठोक रहे तो ठोकना चाहिए, क्योंकि वो विपक्ष में है और सरकार के हर कदम का, चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो, उनका विरोध करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों ने भी विरोध किया, तो आपने देखा होगा, चैनल पर चला होगा, सोशल मीडिया पर चल रही। तो जो गलत है वो गलत है और यही कारण है कि देर आए दुरुस्त आए, उन अधिकारियों को चेतना आई और उन्होंने तमाम शिक्षक संगठनों के नेताओं से बैठ करके वार्ता किया और ये बहुत अच्छी बात है। मैं उन भड़काने वाले बयानों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो आज डिसीजन हुआ कि 2 महीने के लिए स्थगित की जाती है, एक कमेटी बन रही है, कमेटी में अधिकारी, स्पर्ट, शिक्षक संघ के नेता रहेंगे और जो उनकी सहमति से तय होगा तभी आगे के दिशा में इसमें कोई कदम उठाए। ऐसा नहीं है कि कोई कमेटी ऐसी बन गई कि वो करे या न करे कल फिर लागू हो जाएगा। उसमें यह है कि शिक्षक संघ के, शिक्षक संगठनों के नेता, स्पर्ट और अधिकारी मिलकर के इस विषय पर वार्ता करते। उनका ये कहना, अभी हमारे राठी साहब कह रहे थे तो ये बोल रहे थे तो इनको भड़काने और माइनस बातें नहीं करती कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि शिक्षक फ्री का वेतन लेते हैं, स्कूल में जाते नहीं, पढ़ाते नहीं। अरे भाई, आपकी भी 4-4 बार सरकार रही है, हमारी भी सरकार है, आप गुणवत्ता को देख लीजिए। आज मैं ये कहना चाहूंगा, शिक्षक संघ के जो अधिकारी, हमारे जो संगठन पदाधिकारी बैठे, क्या 2017 के बाद शिक्षा की गुणवत्ता में सरकार ने प्रयास नहीं किया? क्या विद्यालयों की जो स्थिति, जो टापू बने हुए थे जिसमें बैल और कुत्ते घूमते थे, आज उनकी स्थिति सुदृढ़ हुई, शौचालय बने, रंग रोगन हुआ, बाउंड्री वॉल बनी, बच्चों को किस समय से किताबें, मोजा, जूता, बैग, सारी सुविधाएं देने का इस सरकार ने प्रयास किया और कर भी नहीं आगे। ठीक, ओपी सिंह जी, वो लोग के जमाने की बात है जिनके जमाने में शिक्षक और शिक्षा का जो है उपहास। ओपी सिंह जी, एक बात मुझे मेरे जहन में आ रही है, मेरा अपना व्यक्तिगत ये विचार है, अगर मैं राजनेता होता, अगर होगा नहीं, क्योंकि ऐसा कोई विचार मेरे मन में कभी आया नहीं, अगर होता गलती से तो दिनेश शर्मा के साथ मैं बैठता, क्या बाबू को नहीं बैठाता। 6 लाख लोगों का मसला है, राजनीतिक नेतृत्व कहां है? सुलोचना के साथ मैं बैठता, दिनेश जी के साथ मैं बैठता और निर्णय मैं करता। ये पॉलिटिकल लीडरशिप का काम होता है। वो कल्याण सिंह जी का पौत्र कहां है? वो कहां? सीन में नहीं, वो सीन में नहीं। ओपी सिंह जी, उसका, अरे रुको भाई, उसका आता ही पता नहीं, मास्टरों को नहीं पता कि मंत्री कहां है। इतना बड़ा बवाल हो गया उसके डिपार्टमेंट में, संदीप के, मंत्री का पता ही नहीं, मंत्री को खुद ही नहीं पता वो कहां है बेचारे। ये बाबुओं पे करने का निर्णय नहीं था। एक मिनट भाई, ये बाबुओं का विषय नहीं था, बाबू इनपुट दे सकते थे, लेकिन ये निर्णय, घोषणा होनी चाहिए थी राजनीतिक कंठ से, तो उसका मैसेज अलग होता है। जो सत्य आज मनोज जी समझ गए, वो सत्य कल देर शाम तक कंचन वर्मा क्यों नहीं समझ पा रही थी? वो कम पढ़ी लिखी थी, क्यों नहीं समझ पा रही थी? आज ही सुबह 12:40 पर मनोज जी समझ गए और कल शाम 7:40 तक कंचन वर्मा नहीं समझ पा रही। दिनेश जी गलत तो नहीं कह रहा? सही है। ये कौन सा जादू मंत्र है यार, मैं समझ ही नहीं पा रहा। और मंत्री कहां है? लोकतंत्र में हम सरकार किस लिए चुनते हैं? दिनेश जी, हम वोट देकर सरकार चुनते हैं कि हमारे कष्ट के समय में राजनीतिक नेतृत्व तो आगे आएगा? नहीं, मुझे मंत्री की भूमिका नहीं दिखाई दी, आपको दिखाई दी क्या दिनेश जी?
यही विषय नहीं है, और भी कई विषय हैं। जब माननीय मंत्री के पास जाया जाता है तो जो हमारा पूर्व कानून रहा 33 वर्ष का, उस प्रकार द्वारा लिया गया हो या किसी के द्वारा लिया गया हो, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसको गंभीरता से लिया और उनके निर्देश पर यह निर्णय। ओपी सिंह जी आ रहे हैं जी। दिनेश जी, माननीय मंत्री जी को ही इसमें आना चाहिए, हमको बुला करके बात करनी चाहिए थी। जो आप कह रहे हैं, लोकतंत्र तो यही कहता है कि माननीय मंत्री जी विभाग के मुखिया हैं, उनको ही इस पर निर्णय लेना चाहिए। और जनता के बीच से चुन करके आते हैं, तो वहां पर अतरौली में जनता विद्यालय किन मार्गों पर स्थित हैं, ये ब्यूरोक्रेसी IAS से अच्छा तो माननीय मंत्री ही जानते हैं, क्योंकि उनका पूरा परिवार ग्रामीण अंचल से आता है। तो शिक्षकों की दिक्कतें उनसे ज्यादा कौन जान सकता है, तो उनको करना चाहिए था। लेकिन सरकार उनकी है, उनका सिस्टम है। अब वो चाहे मुख्य सचिव महोदय से करवाएं, चाहे वो खुद करें। हमारा जो दर्द है, उस दर्द को सुना जाए, पीड़ा की जाए। दिनेश जी, ठीक है। और इस कमेटी जो आज बनी है, जी। मैं कमेटी मात्र से इसलिए नहीं मतलब संतुष्ट हो सकता आसानी से, क्योंकि 18 में भी मैंने आंदोलन किया था पुरानी पेंशन को लेकर के, और एक टॉप ब्यूरोक्रेट की कमेटी बनी थी, मैं भी उसका मेंबर था। और 6-7 महीने वो कमेटी चली, और कमेटी चलने के बाद एक प्रस्ताव बना, प्रस्ताव ले जाया गया उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने। यूपी गवर्नमेंट में आज आपके चैनल पर बैठ कहता हूँ कि यूपी गवर्नमेंट पुरानी पेंशन देने को एग्री थी, लेकिन ऊपर से हरी झंडी नहीं मिली और वो वापस आ गया प्रस्ताव, और हम लोगों को हड़ताल में जाना पड़ा। एक हमारा संगठन जो हड़ताल में गया सरकार के खिलाफ, और हाई कोर्ट ने कहा, लखनऊ बेंच ने कहा कि इन स्ट्राइकर के खिलाफ एक्शन लेकर के हमको अवगत कराएं। लेकिन इलाहाबाद बेंच ने कहा कि नहीं, पहले हम इनको सुनेंगे, इनकी सुनेंगे। तो हमने वो स्थिति, वो अनुभव मेरे पास कमेटियों का है, शिक्षा मित्र कमेटियों का है। इसलिए जब मैं आज उठा हूं, लेकिन मैं माननीय मुख्य सचिव साहब को साधुवाद देता हूं कि बड़ी गंभीरता से, क्योंकि विभाग के अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने जो वार्ता हुई उसको मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन जिस प्रकार से शिक्षकों के साथ खड़े होकर के उन्होंने शिक्षकों की बातों को सुना, और एक मैंने बड़ा स्पष्ट कहा कि जो मांगे हैं हमारी, इन मांगों के इतर हम कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि आप ये डिजिटाइजेशन। और पहली बात, दूसरी बात यह कि शिक्षकों के सम्मान से जुड़ा हुआ है। महानिदेशक महोदय मौजूद थी, मैंने उनके सामने कहा कि इनसे शुरुआत होकर नीचे SDI तक, कार्यालय तक जाए, तब इसका आकलन हो गुणदोष का कि ये पद्धति सही है, उसके बाद शिक्षकों पर विचार किया जाए। लेकिन सचिव महोदय ने एक बड़े अधिकारी का परिचय दिया, और बहुत शानदार बात उनकी रही, आश्वासन ने हमको दिया है कि नहीं, इस पर वार्ता होगी। वह संवाद होते ही रहना चाहिए। सुलोचना जी, ये सवाल उठाया क्या किसी शिक्षक प्रतिनिधि ने वहाँ चीफ सेक्रेटरी के सामने कि इतना बड़ा निर्णय जो 6 लाख लोगों की जीवनचर्या को प्रभावित करता है सीधे सीधे, उसको लागू करने से पहले, उसका आदेश जारी करने से पहले कम से कम 6000 अध्यापकों से तो चर्चा हो जाती। 6 लाख के लिए जो कानून बन रहा है उसमें 6000 से तो चर्चा, 6000 नहीं 600 से तो हो जाती। नहीं, ये बात उठी कि नहीं? जी सर, कल शाम को जब महानिदेशक महोदया के स्तर पर जब बैठक बुलाई गई थी, तो उस समय इस बात को मैं अपनी तरफ से रखी थी कि जो ये बैठक अभी लग रही है, इस बैठक को जब ये योजना लागू करनी थी, उससे पहले संगठन को बैठाना चाहिए था, क्योंकि संगठन का जो प्रतिनिधि मंडल होता है वो परिषद का सदस्य होता है, और परिषद में जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो संगठन के सदस्य को बैठाकर ही निर्णय लिया जाता है। तो शायद ये बैठक नहीं हुई थी। समस्या यहीं पर है ओपी सिंह जी, ये बैठक इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, ये अधिकारी इतना नुकसान करवा देते हैं कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। आप उस वक्त कह रहे थे कि फैसला कोई करे उससे क्या फर्क, नहीं फर्क पड़ता है मित्र। बाबू को चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव में ओपी सिंह को जाना है। जनता तो आपका कुर्ता फाड़ेगी ना मित्र। एटा में, अलीगढ़ में तो संदीप को कैंपेन करनी है ना, अपने लिए भी, अपने पिताजी के लिए भी। तो वहां तो मास्टर उनको घेरेगा, नहीं घेरेगा ओपी सिंह जी। कंचन वर्मा तो जाएंगे नहीं वहां चुनाव लड़ने। अगर राजनीतिक नेतृत्व तो इतने बड़े अवसरों पर भी नहीं आ सकता फ्रंट पे। अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कार्य समिति की बैठक में कि बैक फुट पे नहीं, फ्रंट फुट पर खेलो। ओपी सिंह जी, अगर मंत्री इतने बड़े विषय पर भी अपने विभाग के नहीं आ सकता कि उसके विभाग के 100 आउट ऑफ 100 टीचर्स हड़ताल पर, मंत्री मिसिंग है, ये कार्यप्रणाली ठीक नहीं लग रही ओपी सिंह जी।
साहब जी, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मंत्री को इसमें आगे आना चाहिए था। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और शिक्षक प्रतिनिधिमंडल से उनको बात भी करनी चाहिए थी। और जो आपने पहले एक बात कही थी उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूँ कि जिन अधिकारियों ने ये डिजिटल हाजिरी का निर्णय लिया उनको पहले शिक्षक प्रतिनिधिमंडल से बात करके ही ये कदम, जो बात अब करने जा रहे हैं कि शिक्षक प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करेंगे और कमेटी बनी होगी, वो पहले ही कर लेना चाहिए था। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और उनके कड़े निर्देश के बाद तत्काल रूप से ये कदम उठाया गया है कि मुख्य सचिव आपसे वार्ता करके इस पर कदम उठाए और शिक्षकों की जो मांगे हैं उस पर विचार करें और सहानुभूति पूर्वक इसको तत्काल इसको रोका जाए, तब तक जब तक की जो कमेटी बनी है वो शिक्षक प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करके वो संतुष्ट नहीं होते हैं, उनकी सहमति नहीं बनती है, तब तक ये लागू नहीं जी। ठीक ओपी सिंह जी, लेकिन मैं विजय राठी जी के पास चलूं? ठीक है ओपी भाई, आता हूं। सवाल है जी, मैं आपके साथ हूं जी। मैं विजय राठी जी के पास चलूं उससे पहले एक बात और कह दूं। मैंने लट्टू होता है ना, उसको भी इतनी तेज घूमते नहीं देखा जितना तेजी से नौकरशाह घूम जाता है। ये तो लट्टू का भी एडवांस वर्जन है। कल तक कहा जा रहा था, एक ऑडियो आया था मेरे पास दिनेश जी, कोई मैडम फोन पर बोल रही थी, बोली उल्टा लटका दूंगी, उल्टा 50 मास्टरों को लेके लैपटॉप लेके नहीं आए और हाजिरी नहीं लगवाई। क्या? फिर मैं बताती हूं। कहा जा रहा था डीएम भी जाएंगे, कप्तान भी जाएंगे, हर स्कूल में छापा मारो और मास्टर का फोन चेक करो और उसको बिल्कुल लांछित अपमानित करके इतना हड़का दो कि तुरंत हाजिरी डिजिटल लगे और तनख्वाह काट लो। हमने खबरें चलाई। आज सब कह रहे पूर्ण मानवीयता, संवेदना, उदारता, अध्यापक का सम्मान। लग रहा 5 सितंबर आज ही आ गया। कल तक मास्टर नहीं था, कल तक अध्यापक नहीं था, कल तक उसकी ड्यूटी कांवड़ यात्रा में लग रही। चलो कांवड़ यात्रा तो ठीक है ओपी भाई, समस्या बड़ी गंभीर है। विद्यालय में शौचालय की जिम्मेदारी भी टीचर की है। दिनेश जी गलत कहूं टोक देना, बिल्कुल। इसलिए आदमी अध्यापक बनाए। राजनीतिक नेतृत्व को, डायरेक्टर जनरल को बुला पूछना चाहिए कि ये क्या तमाशा है, अध्यापक शौचालय साफ कर रहा है? नहीं पूछना चाहिए। और अगर नहीं पूछना है तो फिर चीजें ठीक नहीं। कंचन वर्मा नाम हो या कुछ नाम हो, आचार संहिता लगती है, सारे अधिकारी मुक्त हो जाते। ओपी सिंह साहब, आप और हम तो पत्रकार रहे हैं, आपसे अच्छा कौन जानेगा? क्या फोन नहीं उठाते फिर वो नेता का, ये जान लीजिए। क्या? और अगर सरकार जा रही हो तो नंबर ही डिलीट कर देते, कहते आने वाले एक नंबर जोड़ो भैया। दिनेश जी भी इतनी सरकारों को देख चुके, इतने मुख्यमंत्रियों के साथ उलझ चुके हैं, जानते हैं। अधिकारी का कोई नुकसान नहीं, नुकसान सरकार का होता है, राजनीतिक दल का होता है। इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूं, क्या यह बेहतर नहीं होता कि कोई राजनीतिक व्यक्ति खड़ा होकर कहता प्रदेश के किसी भी विद्यालय में शौचालय के लिए अलग से व्यक्ति रखा जाएगा, अध्यापक इस काम को नहीं करेंगे। जय जय हो जाती है आपकी 6 लाख लोगों में। आपको ऐसे सुझाव भी कोई नहीं देता। ऐसे सुझाव देते हैं कि आप अभी 33 जीते, ये 13 में कैसे कन्वर्ट हो जाए, 33 अगली बार 13 रहे, ऐसा सुझाव दे जाते हैं अधिकारी आपको। हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे है डूबना। विजय राठी जी, मैं कोई सरकार रही हो, मुझे आपकी सरकार के समय में भी एक धरना और एक हड़ताल याद है, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी की हड़ताल थी। अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, तनातनी बिल्कुल अधिकारी बीच में आन मौज ले रहे थे। तब भी मैंने थोड़ी सी भूमिका निभाई थी और ये समझाने की कोशिश की थी सत्ता को कि नहीं, ये कर्मचारी आपके हैं, इनके साथ आप संवाद करिए, अधिकारियों को हटाइए, अधिकारी अलग प्ले कर रहे हैं। और जिस दिन मुख्यमंत्री बैठे थे उसी दिन हड़ताल खत्म हो गई थी। ये ऐसा क्यों होता है कि अधिकारियों पर डिपेंडेंसी हो जाती है राजनीतिक लोगों की, विजय राठी जी? और जब वो भैंस पानी में चली जाती है तब समझ में आता है। राठी जी,
देखिए अमिताभ जी, समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही है, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हो या आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, एक आध किस्सा कोई आप बता सकते हैं, लेकिन चूंकि आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, एक आध नहीं भैया, 16 लाख लोगों की हड़ताल थी। ओपी सिंह जी भी इस बात को भली भांति जानते हैं, और आप भी। अगर सारी सरकारों को हम देखें तो शिक्षकों को जितने अधिकार मिले हैं, और ये मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जो शिक्षक नेता थे ओम प्रकाश शर्मा जी, चूंकि हमारे शहर के थे, हमें कई बार उनसे सुनने को मिला, जब हमने पूछा कि कौन सा नेता ऐसा है जो शिक्षकों के लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहा, तो उन्होंने एक नाम बताया था, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी। उन्होंने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री भी थे, हम लोग हाथ पकड़ करके शिक्षकों के लिए उनसे काम करा लेते थे, चाहे वो छुट्टी हो, चाहे वो जितने ज्यादातर अधिकार हो, वो समाजवादी सरकार में इन्हें मिले, और जो सम्मान मिला वो किसी सरकार में नहीं मिला। अभी ओपी सिंह जी बोल रहे थे, आज मुझे लग रहा है शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, अच्छी बात है, इन्होंने स्वीकार किया, लेकिन 8 दिन पहले वही जो शिक्षकों के पीछे थे, 8 दिन बाद कहने लगे बहुत अच्छी, जैसे किसान आंदोलन में था कि हाँ हम विचार करेंगे। क्या ये गंभीर है सरकार चलाने में? क्या शिक्षकों के प्रति गंभीर है? अभी 8 दिन से शिक्षकों को क्या क्या कहना, समय पे आना चाहिए, चलिए अच्छी बात है, शिक्षक काम नहीं करता है, और अपने ही मुख्यमंत्री के फरमान का बचाव इन्होंने किया, इनके प्रवक्ताओं ने किया, इनके कई विधायकों ने किया, मंत्रियों ने किया। लेकिन आज एकदम से इन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री जी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। तो क्या 8 दिन से मुख्यमंत्री को पता ही नहीं था कि प्रदेश में चल क्या रहा है, या उनकी आपसी कलह दिल्ली के साथ है? एक और इन्होंने बात बोली कि पहले छुट्टा पशु घूमते थे। अरे छुट्टा पशु की वीडियो तो आपके समय के टाइम की आ रही है। आज शिक्षक क्या करता है, गांव वाले इकट्ठा करके जानवर को स्कूल में घुसा देते हैं, अगर वो स्कूल खोले तो गांव वाले कहते हैं लाठी जानवर नहीं आने चाहिए। साहब, ठीक, अन्ना पशु फिर किसी से रखेंगे, ठीक, अगर नहीं लाठी साहब अभी तो रुकना होगा, करता। रुकना होगा। मुझे रही किसी बात- शिक्षक ने एक वो भेजा कि भाई साहब अन्ना पशु पकड़ने में भी हम लोगों की ड्यूटी लग जाती है क्या? अब बताओ शिक्षक का क्या मतलब, सांड पकड़ने जाएगा मरेगा नहीं? क्या कर रहे हो भाई, कोई होश हवास है कि नहीं? ये रेल अमरेल चल रहा है, गजब है यार, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रहा। अध्यापक की ड्यूटी सांड पकड़ने में, क्या तमाशा है? मैं होता सरकार में और वो नोटिस मुझे आदेश मिल जाता, जिसके भी दस्तखत होते उसको चेक कर देता और कोशिश करता कि जेल में भी भेज दूं। अध्यापक की ड्यूटी सांड पकड़ने में किस मूर्ख ने लगाई और क्यों लगाई? ओपी सिंह जी नहीं पूछना चाहिए आपको? आप सरकार में हैं, आप कल वोट मांगने जाएंगे, आपको नहीं पूछना चाहिए कि भाई जिसने भी दस्तखत किए उससे को तलब करो? नहीं बोलेंगे आप, और नहीं बोलेंगे तो फिर समस्या होती चुनाव में। जनता तो मौन रहती है, वो तो 5 साल में एक ही दिन जागृत होती है। खैर, सुलोचना जी, क्या ये चर्चा हुई, आभार व्यक्त करने के अलावा क्या ये चर्चा हुई कि जो 2737 किस्म के काम हैं मास्टरों के जिम्मे, इनसे अध्यापकों को मुक्त कर दिया जाएगा, उनका जिम्मा केवल अध्यापन रहेगा? फिर 7.5 नहीं 7.25 बुलाओ, लेकिन अन्ना पशु पकड़ने में और शौचालय साफ करने में और बाल गणना, बुढ़ा की गणना, स्त्री की गणना, पुरुष की गणना, और दिस और दैट, और प्रधान जी और सब्जी लेके आना, फिर रसोईया का काम करना, और विद्यालय में रंगाई पुताई करनी हो तो उसमें सीढ़ी लेके चढ़ के रंगाई पुताई करना, और चौकीदारी भी करना, इन सब कामों की भी कोई चर्चा हुई मुख्य सचिव जी से? जी बिल्कुल सर, ये शिक्षकों की प्रमुख मांगे हैं कि हमें शिक्षण कार्य दिया जाए, अन्य जो भी कार्य शिक्षण के अलावा दिया जाता है। शिक्षा के लिए तो टाइम ही कहाँ बच रहा है सर, मांग की गई है, इसीलिए मसला तो भाई अभी कांवड़ यात्रा महीना भर रहेगी तो मास्टर तो उसमें लग गया। इसीलिए खाना जो एमडीएम से संबंधित शिक्षकों का दायित्व है, ये भी मांग किया गया कि इससे शिक्षकों को दूर किया जाए, कि ये सोमवार को फल बंटना, बुधवार को दूध बंटना, इवन विद्यालय पर जो भी डिजिटल वर्क है, और अभी आप जैसा बता रहे थे कि शौचालय को लेकर या घर कक्ष की साफ सफाई को लेकर, इनके लिए एक चतुर्थ श्रेणी का कोई भी वहां कर्मचारी नियुक्त किया जाए, जिससे कि शिक्षक को सिर्फ शिक्षण कार्य ही करना पड़े, और उसके बाद आप गुणवत्ता की बात कीजिए। क्योंकि जब शिक्षक लगातार इन सब कार्यों में लगा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो आपको गुणवत्ता 100% नहीं दे पाएगा, क्योंकि सभी बच्चों की जो क्षमता होती है वो एक जैसी नहीं होती। कुछ बच्चे जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं तो वो आपको 100% देते हैं, कुछ बच्चों को आप सिखाते रहिए पूरे सत्र में, वो 100% नहीं दे पाएंगे।
और समय की जो समस्या है, जब इतनी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, बहुत सारी ड्यूटियां हैं सर, आप बता रहे हैं जो 27-28 ऐसी जो ड्यूटी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाती है, इस पर चर्चा हुई है। ये मांग पत्र में रखा भी गया है कि इन सबसे हमारे शिक्षकों को मुक्त रखा जाए। सबसे जो बड़ी मांग है वो पहले तो एमडीएम से दूर किया जाए शिक्षकों को। ठीक दिनेश जी, मैंने एक नोटिस देखा था, अब लोग हमको भेज देते हैं, हमको भी तनाव होता है सब ऐसा देख के, क्या करें कि चुनाव के समय का कि मास्टरों की ड्यूटी लगा दी थी बड़े अधिकारियों को जगाने में, क्या सुबह कि फला सहायक अध्यापक तहसीलदार को जगाएंगे और फला वरिष्ठ सहायक अध्यापक एसडीएम को जगाएंगे, और जो बहुत ही वरिष्ठ है वो कलेक्टर साहब को रात में 2:30 बजे फोन करके जगाएगा। ये क्या हो रहा है और आप लोग क्या करते हो भाई? आप लोग इस बात को उठाते हैं कि भाई साहब हमारी ड्यूटी इसमें तो ना लगाओ, कम से कम कुछ तो इज्जत रख लो भाई, हम समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? ये वो अधिकारी हैं जो कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी के मुंह से और शिक्षा मंत्री मुंह से ये कहलवा देते हैं कि 3 लोग मरे, और हम वो संगठन है जो अड़ जाते हैं कि नहीं 1621 मरे, और 1 महीने पूरी रस्सा कसी चलने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने माना कि हाँ 1600 ने 2000 से ज्यादा कर्मचारी शिक्षक मिले और 30-30 लाख रुपए का मुआवजा इनको देना पड़ा। तो जो आप बात कह रहे हैं कि लोकतंत्र में अगर मंत्री लोग और जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो लोग आगे आकर के हमसे बात करें, संगठन के लोगों से बात करें, तो शायद ये दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि अधिकारियों को चुनाव लड़ना नहीं होता है। और कोरोना काल आपने देखा, 3 शिक्षा मंत्री तत्कालीन शिक्षा मंत्री 3 का दिया था बयान के 3 शिक्षक मरे। जब मैंने 1621 शिक्षकों की सूची वृद्ध मोबाइल नंबर जारी कर दी तब इनको मानना पड़ा दिया। तो यही स्थिति है। अभी सामूहिक विवाह होते हैं, एक जिले में अध्यापकों की ड्यूटी लगा दी कि उसमें जो कन्या तैयार होंगी, हाँ, जो दुल्हने हैं उनके मेकअप की जिम्मेदारी टीचरों को दे दी। बताइए क्या तमाशा। पिछले साल लखीमपुर में शिक्षकों को कामरियों के पैर दबाने में लगा दिया गया लखीमपुर में। तो ये जब अधिकारियों के हाथ में चीजें रहेंगी तो अधिकारी बंद कुर्सी में स्टूडेंट लाइफ में मेहनत करके भाई परीक्षा पास कर गए, सौभाग्य उनका, सौभाग्य पर के एसी कमरा प्राप्त कर लिया। उनका जमीन पे क्या हो रहा है इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक बात करें दिनेश जी, लोकतंत्र स्थापित किया गया है तो लोग जनता चुने हुए लोगों को। ओपी सिंह जी, दिनेश जी रुकना होगा। ओपी सिंह जी, कोई बहस का मसला नहीं, ये संवाद का मसला है, ये चिंतन का मसला है। आपके पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा संगठन है जिसके लोग जमीन पर रहते हैं, नेता ना रहे लेकिन वो तो रहते हैं, हम जानते हैं। आप लोगों के पास ये शिकायत समस्याएं नहीं आती हैं कि भाई मास्टर की ड्यूटी, बहू के महिला अध्यापिका की ड्यूटी महिलाओं के दुल्हनों को श्रृंगार में लगा दी, पुरुषों की ड्यूटी सांड पकड़ने में लगा दी, शौचालय गंदा था बीएसए इंस्पेक्शन करने आए 2 टीचर निलंबित कर दिए, बोले तुम्हारी काम तो है शौचालय साफ करना। ये सब बातें आप लोगों के पास आती हैं, और अगर आती हैं तो इन पर तत्काल निर्णय क्यों नहीं हो जाता? ये कोई रॉकेट साइंस है क्या? एक बात और कह दूं, एक बार ये विषय आया कि भाई अध्यापकों को भी राज्य कर्मचारियों का मेडिकल को जो सुविधा है वो मिल जाए। मैंने ये बात सरकार में कही, ओपी सिंह जी, मुझे उत्तर दिया गया कि नहीं वो सारे गरीबों के लिए आयुष्मान कार्ड है, उससे चाहे तो सब करा लेंगे, उसमें अलग से क्या करना है इनके लिए। क्या ये तरीका ठीक नहीं होना चाहिए ना? नहीं, ये राज्य के कर्मचारी नहीं है क्या? ये राज्य के कर्मचारी नहीं है क्या अध्यापक? और अगर हैं तो इनको राज्य कर्मचारी जैसा लाभ क्यों नहीं मिल सकता? जो बीमा स्कीम इनके लिए आई थी, मैंने उस पर भी चर्चा की थी एक बार एक शो में। मैंने पूछा था कि अध्यापक अपने वेतन में से 2 बच्चे, पति पत्नी खुद और माता पिता, 6 लोगों का इंश्योरेंस अगर लेगा तो उसके वेतन में रोटी खाने का पैसा नहीं बचेगा। इतनी महंगी स्कीम लॉन्च की गई थी। ओपी सिंह जी, बुनियादी बातें राजनीतिक तौर पर आप लोग नहीं देखते कभी? आफ्ताब जी बिल्कुल देखते हैं, और जो आप बात कर रहे हैं उसमें कुछ बातें ऐसी है जो सब पर लागू नहीं होती, न तो शासनादेश है। जैसे सांड पकड़ना या दुल्हन का श्रृंगार करना या शौचालय साफ करना, ये कोई शासनादेश नहीं है, न कोई ऊपर से निर्देश। ये हो सकता है कि परिसर की साफ सफाई होनी चाहिए तो शिक्षक कराता है, उसको ऐसी बात नहीं है। हम भी प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं,
हमारा भी विद्यालय है, हम देखते हैं। ऐसी कोई जो बात बताई जाए ना, हाँ ये जरूर कहीं न कहीं तुगलकी नीत रहा होगा। जैसे कि आपने कह दिया कि चुनाव के दौरान शिक्षक की ड्यूटी लग गई कि तहसीलदार को ये जगाएंगे, डीएम को ये ऐसा है नहीं। मतलब बात वही होनी चाहिए जो सत्य हो, और दिनेश जी को भी वही बोलना चाहिए जो सही है। ऐसा नहीं है कि शिक्षकों में और इस सरकार में बड़ी खींचातानी और तलवार चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला 7 साल में। हाँ ये बात सही है कि आपकी कुछ मांगे हैं जो जेन्युइन है। आप कह रहे हैं कि राज्य कर्मचारियों की जो सुविधा हुआ मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन जो कुछ लोग बैठे हैं ना आग में घी डालने के लिए, जिनकी सरकारें रही बहुत सालों तक रही, और उन्होंने ऐसे ऐसे शिक्षकों के लिए शासनादेश जारी किया कि शिक्षक उस समय दूध में नहा रहा था और फल 69,000 भर्ती को लेकर के नहीं हुआ क्या? 69,000 शिक्षक तो पूरा बताते रहे, शिक्षक तो शिक्षक विरोधी हैं। आप मुंह बताइए क्या आपने स्थानांतरण किया? क्या आपने स्थानांतरण किया? शिक्षक पूरे साल आपकी सरकार में स्थानांतरण की वो दुर्गति थी आप तो कि उसके शिक्षा माफिया थे। आपकी सरकार में शिक्षा माफिया हुआ करते थे, ना उनको मेडिकल क्लेम देना, ना मेडिकल इंश्योरेंस देना। उस जमाने में कितने भी हमने एक मिनट साथ रहिए, स्कूल बंद करवाने के यादव के जमाने में, अखिलेश यादव के जमाने में जितने भी कॉलेज खुले, शिक्षक चाहे इंटर कॉलेज हो, चाहे जितने कॉलेज खुले, आप उसको चेक करा लीजिए और दिखवा लीजिए कि जनता की नजरों में विद्यालय कमजोर और विद्यालय कितने हैं, उसके बाद आधार पर उनको जो है और विद्यालय बंद करके शिक्षकों की नौकरी छीन ले, उनको संतुष्टि मिली है की नौकरी के पीछे है। पढ़ाई थी आप तो जनता खोल की दिया नजरों में उनको नकारात्मक करके तो खोल उनकी नौकरी छीनना चाहते हैं। जितने अधिकार है समाजवादी सरकार ने शिक्षकों को दिए हैं, हम शिक्षकों के सरकार में तो जो चुने हुए अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के जो चुने हुए चहेते अधिकारी थे, वो सरकार चलाते, उनके जिले में वो प्रदेश चलाते थे, उनका ही शासन चलता। इनके यहाँ जंगल राज था, इनके यहाँ क्या था, ये बखान कर रहे हैं। अरे राजनीति न करो यार, क्या मेडिकल शिक्षकों का मामला है, आप उसमें ऐसा राजनीति कर रहे हो जैसे लग रहा है कि कोई काम आप बहुत दूध के धुले थे। आपके जमाने में पूरी जो है दूध की नदियां बहती थी। ये भी देखा है शिक्षकों ने अपना सिर मुंडाया आपके राज में। आप धुर विरोधी है शिक्षा के, और आप नहीं चाहते लोग पढ़ जाएं। शिक्षक की आपके जमाने में सारे गुंडे और माफियाओं ने कॉलेज विद्यालय खोला, हमारा ही रास्ता खोला। शिक्षा का स्तर आपने उसी प्रकार से गिराया जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था गिराई। ग्राउंड पे ट्रांसफर बात कर रहे हैं। रुकना होगा, दोनों को रुकना होगा। विजय राठी जी, ओपी सिंह जी, दोनों को रुकना होगा, दोनों रुकना होगा। मैं दोनों विजय जी आगे, मैं दिनेश जी और सुलोचना के पास जाऊं उससे पहले ओपी सिंह जी एक प्रश्न और है। सरकार के पास व्यस्तताएं बहुत। ओपी सिंह जी एक मिनट सुन लो। सरकार, सपा और आप तो कहीं भी फरियाल होगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ थोड़ी अध्यापकों की बात हो जाए, आपका और सपा का तो अभी लड़ाई चलेगी, 27 में चुनावी है। एक बेसिक सवाल खड़ा होता है, आप लोगों के पास व्यस्तता बहुत रहती है, तमाम पार्टी के संगठन के इतने काम होते, शायद दिमाग ना गया हो उधर। मैं निवेदन कर दे रहा हूं लोगों की तरफ से, पति पत्नी की एक ही उसमें नियुक्ति एक ही जिले में या एक ही केंद्र पर, इस ऐसी सुविधा राज्य के कर्मचारियों को हासिल है उत्तर प्रदेश में। क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेके और नीचे तक ये सुविधा अध्यापकों को नहीं है। मुझे पता नहीं आपको बाबुओं ने बताया कि नहीं बताया, और आप देख पाए अपने आप, आपसे मतलब सरकार आपकी, जो राजनीतिक लोग हैं, संदीप हैं, इस टाइप के जो लोग हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये बहुत बेसिक सवाल है। मानवीय, आपने कहा कि बहुत मानवीयता और गंभीरता के साथ हम इसको देख रहे हैं, इसलिए मैंने बात उठा दी। और इसके लिए एक 4 लाइन का ऑर्डर टाइप होना है, ना विधानसभा में जाना, न लोकसभा में जाना, न कोई संशोधन होना है। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में कार्यकारी आदेश, उससे ये कल सुबह लागू हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें? आखिर कलेक्टर को भी मिल रहा है। मैंने उदाहरण दिया, एलवाई सुहास नोएडा में कलेक्टर थे, उनकी पत्नी गाजियाबाद में एसडीएम थी।
एक ही घर में रह सकते हैं, एक साथ खाना खा सकते हैं, परिवार पाल सकते हैं, लेकिन अध्यापक को ये लाभ नहीं मिले। ओपी सिंह जी, ऐसा है अमिताभ जी, शासनादेश सबके लिए बराबर है। और ये दिनेश जी बताएंगे कि अगर पति पत्नी शिक्षक है तो क्या इस तरह का है कि कोई जो है बाराबंकी में शिक्षक है और उसकी पत्नी अगर शिक्षिका है तो वो कहीं जो है रायबरेली में हो। ये कुछ कहीं ऐसी स्थिति हुई होगी, अधिकांश जगहों पर ऐसा नहीं है। मैं जौनपुर में रहता हूँ, पत्रकारिता किया हूँ, मैं देख रहा हूँ। अधिकांश ऐसा ही है ओपी सिंह जी, अधिकतर ऐसा ही है कि सब अलग अलग है। किसी का अपॉइंटमेंट सीधा हो जाए एक जिले में, आप ना बताओ। अरे ओपी सिंह जी, हम भी शिक्षक ही हैं। ओपी सिंह जी, हम भी शिक्षक ही हैं। ठीक, एक मिनट रोकेंगे, दोनों मित्रों को रोकेंगे भाई, राजनीतिक लोग रुकिए, दोनों मित्रों को रोकेंगे। दिनेश जी, मेरे पास कई सौ लोगों ने ये शिकायत, ये प्रार्थना भेजी, अनुरोध भेजा कि ये मुद्दा भी उठाइए। अगर दंपत्ति का मसला है तो एक साथ क्यों नहीं रहे? कहां पर मामला फंसता है और क्यों फंसता है? जब कलेक्टर को यह सुविधा हासिल है, पीपीएस को यह सुविधा हासिल है, तो अध्यापक को क्यों नहीं है? क्या पीपीएस और आईएएस वाले जो पति पत्नी है वो अलग किस्म के लोग हैं और मास्टर है पति पत्नी तो वो अलग किस्म के लोग हैं क्या? वो ग्रेड 2 है क्या दिनेश जी? अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो पति पत्नी अलग अलग जनपदों में हैं, ट्रांसफर भी हुए हैं, लेकिन उनके ट्रांसफर ना हो पाने की वजह यह है कि अधिकारियों ने ऐसे पैरामीटर बना दिए जो वेटेज अंक के रूप में दिए गए, तो वो वेटेज अंक इतने अन्य और कैटेगरी के दे दिए कि पति पत्नी की जो कैटेगरी है वो उसमें बहुत नगण्य हो जा रही है। और वो पैरामीटर ऐसे है कि अधिकारी अपने हिसाब से उनको सब चला रहे हैं। जब मेरिट बनती है ना कभी उनकी जांच होती है, सर्टिफिकेट लाया गया है कैसा है, लेकिन ये मांग हमारे साथियों की बराबर है कि पति कहीं है पत्नी कहीं, इसके सारे पैरामीटर खत्म करके अगर पति पत्नी अलग अलग जनपदों में है तो इनको इसी आधार पर अगर किया जाए तो समस्या का निराकरण हो जाएगा, लेकिन उनको सामान्य अंतर जनपदीय ट्रांसफर में ही ट्रीट किया जाता है। कितने प्रतिशत ऐसे हैं शिक्षक पत्नी जो शिक्षक है और दोनों? ठीक है, एक मिनट, एक दोनों लोग, ओपी सिंह जी रुकिए, राठी जी अभी रुकिए। दिनेश जी, कितने प्रतिशत लोग होंगे? मैंने ये मसला इसलिए उठाया क्योंकि मुझे सैकड़ों की संख्या में शिक्षक मित्रों ने अनुरोध किया। प्रतिशत में तो नहीं कहेंगे क्योंकि 6 लाख का प्रतिशत ही 1% बहुत होता है, लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ सैकड़ों नहीं हजारों में ऐसे शिक्षक, हजारों में है ऐसे शिक्षक जो मेरे पास भी लगातार आते हैं, फोन आते हैं उनके। और विशेष तौर से जो 10 आकांक्षी जनपद हैं प्रदेश के, 8 जनपद बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती और सोनभद्र, ये इधर सारे जनपदों के जो शिक्षक हैं उनको ट्रांसफर बिल्कुल नहीं मिला है। ठीक, एक मिनट रुकना होगा। मैं सुलोचना से एक कमेंट दूंगा। सुलोचना जी, ये बहुत मानवीय विषय है। महिला है, अध्यापक है, ठीक है, नौकरी कर रही है, उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है, लेकिन उसकी अपनी भूमिका परिवार में भी है, उससे भी आप इनकार नहीं कर सकते, वो मां भी है। और जब बाकियों बड़े अधिकारियों को ये सुविधा मिल रही है तो केवल सारे नियम कानून किंतु परंतु अंग्रेजी में ड्राफ्ट ये सब हटा के एक सिंगल लाइन क्यों नहीं नोटिफिकेशन होता है कि पति या पत्नी अगर एक जिले में रहने का आवेदन करेंगे बिना किसी किंतु परंतु के आवेदन स्वीकृत हो जाएगा? इतनी सीधी बात क्यों नहीं कही जाती है? उसमें इतने पेच क्यों फंसा दिए जाते हैं कि ट्रांसफर कराने में आदमी बाप कर जाए? सर बिल्कुल ये सत्य है और इसे पॉलिसी में लाना चाहिए। और ऐसे ट्रांसफर पति पत्नी के वो हर साल होने चाहिए, क्योंकि हर साल रोटेशन रहता है, ट्रांसफर होते हैं, कुछ जो है रिटायर्ड होते हैं शिक्षक, कुछ अभी नई लड़कियों या लड़कों की नियुक्ति होती है, उनकी शादी होते हैं। तो ये ट्रांसफर पॉलिसी में होनी चाहिए और हर साल ट्रांसफर होते रहने चाहिए। इधर ट्रांसफर नहीं हुए, जिसकी समस्या कई हमारे ऐसे शिक्षक, महिला ही नहीं पुरुष भी शिक्षक साथी हैं जो विकलांग है, असाध्य रोगी है, उनकी भी समस्या है। उनके जीवन का पता नहीं, उनके जीवन का नहीं पता वो कब तक जीवित रहेंगे, लेकिन वो अपने परिवार से दूर है। तो इस पे हमारे शासन को, सरकार को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और एक पॉलिसी बना के जैसे पहले हर साल ट्रांसफर होते आए उसी तरह ट्रांसफर करना चाहिए कि वो अपने जनपद जाएं, अपने मूल जनपद जाएंगे, अपने परिवार के पास रहेंगे, शायद और बेहतर तरीके से वो विद्यालय में बच्चों को शिक्षा देंगे, क्योंकि अपने परिवार के पास रहेंगे, सुरक्षित हैं, अपने मन से स्वस्थ हैं,
तो और आराम से वो अपने नौकरी को भी करेंगे, घर परिवार भी देखेंगे। ये पॉलिसी होनी चाहिए सर, बहुत जरूरी ठीक बात। विजय राठी 30 सेकंड में कहिए क्या कह रहे हैं। देखिए अमिताभ जी, अभी ओपी जी जो थे बड़ी हवा में बातें कर रहे थे। मैं आपको बड़ी बुनियादी बात 30 सेकंड में कोई एक बात कह दीजिए, बाकी हाई कोर्ट में हमने रिट लगाया और बड़े जाने माने वकील किए थे कि पति पत्नी को एक जिले में होना चाहिए, लेकिन सरकार ने उसमें तर्क दिया कि चूंकि इनको राज्य सरकार जो राज्य कर्मचारी है उनका दर्जा प्राप्त नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं भेज सकते। जबकि बेसिक शिक्षा नियमावली में रूल है 8D, उस पे मेंशन है कि आप एक जिले में भेज सकते हैं, लेकिन ये सरकार की मंशा नहीं है। ये ओपीजी जैसे जब तक ठीक है विजय राठी जी रुकना होगा। विजय जी रुक जाइए सरकार ओपी सिंह जी, ठीक है। अरे भाई रुकिए ओपी सिंह जी, इस काम के लिए हड़ताल हो, फिर पहले कंचन वर्मा मीटिंग ले, फिर उनकी मीटिंग असफल हो, फिर मनोज बाबू मीटिंग ले, फिर मीटिंग सफल हो, फिर जिंदाबाद हो, इतनी पूरी रामायण दोबारा से पढ़ी जाए। इससे बेहतर ये नहीं होगा कि कल एक 4 लाइन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकल जाए। उसके लिए तो विधान परिषद, विधानसभा, लोकसभा, किसी सभा की जरूरत नहीं। टेलीफोन उठा के बताना है कि भाई इसको कर दो, हो जाएगा। नहीं, देश के कई हिस्सों में है ऐसा। आपने बिल्कुल बात सही कही है, और जो 2-4 पॉइंट ये महत्वपूर्ण हमारे सामने आया है, मैं ये काफी महत्वपूर्ण बातें हैं। मैं इसको भी जहां तक मेरी पहुंच है पहुंचाने की मैं पहुंचाऊंगा, क्योंकि ये मानवीय दृष्टिकोण से है कि अगर कोई विकलांग है, वो दूर है, पतियों मांग लो, कम से कम शिक्षकों से माफी तो मांग लो। लीजिए, ये 8 दिन जो कितने पापों के लिए आप माफी मांगोगे? शिक्षकों से माफी तो मांग लो। 4 बार सरकार रही, शिक्षकों से माफी तो के लिए आज तक माफी हम लागू करेंगे। अगर कुछ कमी रही हम लागू करेंगे। ठीक है मित्र, रुक जाइए। राठी साहब रुकिए, ओपी सिंह साहब दोनों को रोकूंगा, समय कम है। मैं हैरान हो जाता हूं कि जो सामान्य चीजें सामाजिक जीवन जीने वालों के संज्ञान में रहती हैं, वो चीजें राजनेताओं के संज्ञान में क्यों नहीं रहती, या रहती हैं और जानबूझ के वो ऐसा एक्ट करते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था। मेरे पास कैसे ये चीज आ जाती है कि पति पत्नी की ट्रांसफर की समस्या है। मैं तो बेसिक शिक्षा में एम्प्लॉय नहीं हूं। फिर जिनको लोग वोट देकर चुनकर भेजते हैं उनके पास गुहार न ले जाएं, ऐसा भी संभव नहीं। लोगों की गुहार पर ध्यान देने की जरूरत है, मुझे लगता है ध्यान दें। एक विषय आया, ओपी सिंह साहब ने कहा कि एक आध केस होगा शौचालय का। नहीं, जहां मानव है, वो बच्चा हो या वयस्क हो, वहां शौचालय की आवश्यकता है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। दिनेश बाबू, शौचालय के लिए आपने कोई सेवादार दिया नहीं, तो अध्यापक नहीं करेगा तो कौन करेगा? बच्चे तो करेंगे नहीं, बच्चे करेंगे तो वीडियो बन जाएगा, तो प्रिंसिपल से लेके और मास्टर तक नप जाएंगे और जेल भी जाएंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस है? इसके लिए सीबीआई की जांच की जरूरत है, ईडी की जांच होगी शौचालय को लेके। अरे भाई कोई तो साफ करेगा, कौन है वो? स्कूल में मास्टर है और बच्चा है, तीसरा तो कोई है ही नहीं वहां। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सुलोचना तीसरा तो कोई है ही नहीं ना, या तो पढ़ने वाला है या पढ़ाने वाला है। पढ़ने वाले से सुलोचना जी शौचालय साफ कराएंगी तो जो इनके विरोधी होंगे वो तुरंत वीडियो बना के वायरल कर देंगे, इनकी नौकरी चली जाएगी। क्या ये चीज नहीं सोच सकते हम कि 8 घंटे का स्कूल है, शौचालय साफ रहे तो हर स्कूल में एक शौचालय की व्यवस्था के लिए व्यक्ति रहे। ये मिड डे मील का काम अच्छा है, लेकिन ओपी सिंह जी क्या ये बेहतर नहीं है कि इसके लिए व्यवस्था अलग से हो, अध्यापन से नहीं हो? एक नया कैटेगरी सर्जित करिए स्कूल में, मिड डे मील, शौचालय आदि आदि, और उसके लिए लोग भर्ती करिए। लोगों की कमी है क्या? यहां तो समस्या ही है कि बेरोजगार आदमी ज्यादा है। दिनेश जी, कितने स्कूल हैं प्राइमरी के उत्तर प्रदेश में? 914 थे, लेकिन उन्होंने सम्मेलन करके 30,000 विद्यालय भी खत्म कर दी। जितने भी हैं मान लीजिए, उतना ही तो स्वीपर भर्ती करना है ना, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी, तब पे भर्ती होना चाहिए। आज हमने चीफ सेक्रेटरी कोई बड़ी चीज है क्या? ठीक है दिनेश जी आगे बढ़, कोई बड़ी चीज है क्या ओपी सिंह जी
हम 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन क्या क्या बिलियन मिलियन हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते। जब ये 8 तारीख को विषय आया, मुझे एक चीज से पीड़ा हुई। तो ओपी सिंह जी, कुछ लोगों ने ऐसा रुख लिया, उनको लगा कि नहीं अध्यापक शत्रु हैं और इनका मान मर्दन करना है। क्या? मुझे किसान आंदोलन के दिन याद आने लगे। मैंने कुछ लोगों को सलाह भी दी कि इतना उग्र मत होइए। हम सब लोग उन्हीं स्कूल में प्राइमरी के अध्यापकों से पढ़कर आए हैं। अध्यापक के पास सम्मान के अलावा क्या है? विजय राठी भी जानते हैं इस बात को, और दिनेश जी भी, और ओपी सिंह जी भी, कि वरना हाँ, दिनेश जी अगर टीचर ना होते या सुलोचना टीचर ना होती और ये लेखपाल पटवारी हो गए होते तो ज्यादा सरसब्ज होते कि नहीं होते? बड़ी गाड़ियों में घूम रहे होते, बढ़िया मकान दुकान होता नहीं? गुरुजी प्रणाम, यही तो अध्यापक के पास है और है क्या? कैसी कैसी भाषा बोली गई अध्यापकों के लिए। किसी इनका काम चोर है, किसी इनका फलाना है, किसी इनका निकाल दो इनको। एक सुझाव तो आया, काम नहीं करना चाहते हटा दीजिए इनको, प्राइवेट को दे दीजिए। अगर प्राइमरी शिक्षा और प्राइमरी हेल्थ भी प्राइवेट हो जाएगा तो इस देश में ननकू और रज्जाक कहां जाएंगे? उनके बच्चे कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? टैक्स का पैसा हम दे रहे हैं, फिर क्या तकलीफ है? टैक्स का पैसा हम दे रहे हैं ना, फिर क्या समस्या है? हम अध्यापक का सम्मान बहाल नहीं कर सकते क्या? इस डिजिटल हाजिरी के प्रसंग ने एक गंदा चित्र अनावृत कर दिया कि समाज के एक वर्ग में अध्यापक के प्रति कितना विषवमन किया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि सारे अध्यापक कामचोर हैं। ये भाषा ठीक नहीं, ये व्यवहार ठीक नहीं, ये चिंतन भी ठीक नहीं। मुझसे लोग जब ऐसी बात करते हैं तो चाहे प्राइमरी स्कूल हो और चाहे गांव का अस्पताल हो, ये सरकारी अस्पताल हो, मैं कहता हूं ये हैं तो लाखों लोगों की सेवा हो रही है। ये नहीं होंगे तो देश के 10 नामचीन जो स्कूलों की चेनें चला रहे हैं लोग हैं कंपनियों की तरह, वहां तो ननकू का लड़का नहीं जा सकता दिनेश जी। उस स्कूल के बाहर नहीं खड़ा हो सकता वो गरीब। इसलिए हमने भारत ने यह तय किया कि हम प्राइमरी एजुकेशन को गवर्नमेंट फंडेड रखेंगे। एक और बुनियादी सवाल है, जिसे नासे रोग हरे सब पीरा, हरे सब पीरा, सब प्रकार की पीर हर ले। वैसे मैं ओपी सिंह जी से, मतलब भाजपा से निवेदन करूंगा, सरकार से, योगी जी से, टुकड़ों टुकड़ों में चीजों को देखने की बजाय, ओपी सिंह जी बड़े उदात्त मन से कह रहा हूं, इससे आपका राजनीतिक लाभ होगा, वो बाई प्रोडक्ट है इसका, लेकिन दुआएं बहुत मिलेंगी। मूल बात है बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा जनता का। अध्यापकों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दीजिए, सब समस्या समाप्त हो जाएगी। अधिकांश समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। ये राज्य कर्मचारी क्यों नहीं हो सकते? इनमें कोई कमी है क्या? नहीं ना। कुछ छोटे छोटे मसले आते हैं। 10,000 रुपया शिक्षा मित्र पा रहा है, अनुदेशक 9,000 पा रहा है। मैंने जाने कितने नेताओं से कहा, चाहे सपा के हो चाहे भाजपा के हो, कि मुझे बजट बना के दिखा दीजिए, 6 लोगों का परिवार हो और 10,000 रुपया में जीवन कैसे कटेगा, बता दे। कोई नहीं बता पाया। क्या ये हमारे चिंतन का विषय नहीं होना चाहिए ओपी सिंह जी? हम इतने दरिद्र हैं क्या प्रदेश के रूप में, देश के रूप में, कि हम उनको 25,000 रुपया नहीं दे सकते? क्या हम इतने दरिद्र हैं? नहीं ना। ये 1970 का भारत नहीं है ना, क्या अनाज भी बाहर से आ रहा था? हम एक तरफ कहते हैं हम समृद्ध हो गए, सशक्त हो गए, इतने ट्रिलियन बिलियन की हमारी अर्थव्यवस्था हो गई। दूसरी तरफ कोई अनुदेशक मुझे टेलीफोन करता है, कहता कि सर 9,000 रुपया में जीवन नहीं कट रहा, मन करता है फांसी लगा लूं। क्या उत्तर दूं उसको?
क्या उनको जीने का अधिकार नहीं? कागज में आप उनको भी मानते हो अध्यापक, विधानसभा में जब उत्तर देते हैं तो आप कहते हो ये भी अध्यापक है, और विधानसभा से बाहर निकलते कह देते तुम अध्यापक थोड़ी ना हो, तुम शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, चुप पे रहो, इतना दे रहे इतना कम है। ये भाव ठीक नहीं। और अंत में मैं कहूंगा कि नौकरशाह देश संचालन के लिए महत्वपूर्ण कड़ी है, इससे कोई इनकार नहीं करता ओपी सिंह जी, लेकिन बड़े सामाजिक विषयों पर राजनीतिक नेतृत्व को आगे आना चाहिए, ऐसी मेरी धारणा है। हम नौकरशाहों को नहीं चुनते, मेरे बोर्ड से चीफ सेक्रेटरी थोड़ी ना तय होता है, लेकिन मेरे बोर्ड से विधायक तय होता है, मंत्री और मुख्यमंत्री तय होता है। तो हमारे ऊपर जब आपदा आए तो क्या वो लोग नहीं होने चाहिए सामने? ये जो चित्र चल रहा है जिसमें मनोज जी वो ले रहे हैं दिनेश जी से ज्ञापन, इस चित्र की लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत और ज्यादा गरिमा हो जाती अगर यहां पर राज्य का शिक्षा मंत्री होता। आखिर किस दिन के लिए आप मंत्री हैं? आप किसी और काम में व्यस्त थे क्या? 6 लाख अध्यापक आंदोलन में मंत्री जी किस काम में व्यस्त हैं और क्यों व्यस्त हैं? इससे बड़ा कोई काम होगा क्या? और ओपी सिंह जी ने कहा कि एक आध ऐसे ज्ञापन और आदेश हो सकते, एक आध नहीं, एक आध होते तो मैं चर्चा ही नहीं करता कि कोई सिरफरा होगा निकाल दिया। पूरे पश्चिम के लिए कांवड़ में ड्यूटी लगी है मास्टरों की, ये एक आध का खेल नहीं है, सांड पकड़ने की ड्यूटी भी है उन्हीं के पास, महिलाओं को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी भी है। और एक मैं देख रहा था, मुझे किसी ने भेजा, मैं सत्यता की गारंटी नहीं लेता, आजकल एआई का भी चक्कर चल रहा है, लेकिन किसी ने भेजा राजस्थान का ओपी सिंह जी, वहां आदेश हो गया कि प्राइमरी के टीचर बच्चों के घर जाएंगे और उनके माता पिता से सहमति लेके बच्चों के मल का नमूना लाएंगे ताकि कीड़ों की जांच हो सके। ये काम भी दे दिया अध्यापकों को। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पंचम अध्याय समाप्त, पंजीरी बटी जाओ। क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या हम लोग जब पढ़ते थे, अध्यापक पैसा कम पाता होगा ओपी सिंह जी, लेकिन सम्मान था। आज हमने उसके सम्मान को चौराहे पर लाकर खड़ा करने का पाप किया है। उससे हमको प्रायश्चित करना होगा। जो मांगे अध्यापकों की हैं, उसमें कोई गैर वाजिब मांग होती या व्यवहारिक मांग होती तो मैं इनके पक्ष में नहीं खड़ा होता मित्र। ये व्यवस्था से चुनकर आए लोग हैं, ऐसा तो कोई जवरिया स्कूल में घुस गया बोले कल से मास्टर नहीं ना, सरकार ने इनको चयनित किया है, तो फिर इनको लाभ क्यों नहीं अध्यापक होने के मिलेंगे? इनको राज्य कर्मचारी जैसे सुविधाएं क्यों नहीं मिलेंगी? मैं तो राज्य कर्मचारी का अर्थ इतना ही जानता हूं, राज्य के भौगोलिक सीमा में जो कर्मचारी है सरकार की, सरकारी, वो राज्य कर्मचारी होना चाहिए। इनकी तनख्वाह प्राइवेट अकाउंट में तो सीधा आती नहीं, आती तो सरकार के खाते से है ना, तब ये सरकारी कर्मचारी क्यों नहीं माने जा रहे? मैं फिर कहूंगा, डिजिटल हाजिरी जैसे फैसलों से पहले जो स्टेक होल्डर हैं, जो प्रभावित होते हैं, उनसे बात होनी ही चाहिए लोकतंत्र में। मैं सरकार से भी ये उम्मीद करूंगा कि इस घटनाक्रम से उसने ये सीख ली होगी कि आगे से कोई बड़ा फैसला बाबू लेकर आए तो उस फाइल को रोक दीजिए और कहिए सभी संबंधित पक्षों के साथ 1 राउंड नहीं 3 राउंड चर्चा करिए। उस चर्चा के बाद जो सहमति बने वो फाइल में लिखकर लाइए, तब राजाज्ञा जारी हो। धन्यवाद।